तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीटी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे अपन लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ पे, तो ऑन द एंड ऑन पोजीशन पे, ऑन द ब्रॉड साइड पोजीशन पे और एट एनी पॉइंट पे। फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों ने निकाला था डाइपोल के कारण कहाँ पे, तो इन डाउन पोजीशन दैट मींस ऑन एक्सियल एक्सिस पे। फिर अपन लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो ट्रांसवर्सल लाइन पे या ट्रांसवर्सल पॉइंट पे या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। और फिर अपन लोगों ने निकाला था लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट पे। फिर अपन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सोल्व करे थे और आपको कुछ एज अ होमवर्क दिया गया था। आई होप आपने होमवर्क को जरूर सोल्व करा होगा। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पे मेल आईडी दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और आज अपन लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनना है, when dipole is placed in uniform electric field what will happen। तो ध्यान से सुनना। और हाँ, इस लेक्चर का नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in uniform electric field, तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform external electric field। लेटर ऑन हम लोग फिर पढ़ेंगे जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो फिर क्या होता है, वो भी अपन लोग पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन लोग डाइपोल को डालते हैं तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, हमने आपको एक लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करा था। क्या क्वेश्चन करा था, तो इज ऑल मॉलिक्यूल्स अ डाइपोल। तो आपने आंसर भी वहां पे देखा। तो हमने वहां पे बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बिहेव्स एज अ डाइपोल, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब तक उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो डाइपोल शो नहीं करता है। तो कहने का मतलब आई विल टेक दोज टाइप्स ऑफ डाइपोल या आई विल टेक दोज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हु हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल व्हिच शो या व्हिच बिहेव्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एग्जांपल में हमने आपको बताया था जो भी पोलर कंपाउंड होता है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए हमने आपको कुछ एग्जांपल भी वहां पे दिया था कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, तो मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्यों, तो आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि the center of negative charge and the center of positive charge do not lies at the same point, that is why those types of molecules which have a permanent dipole moment हमने आपको बताया था। और फिर हमने आपको क्या बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइज एट द सेम पॉइंट, दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल electric field, the center of positive charge slightly displaced opposite to the external electric field and center of positive charge slightly displaced in the direction of electric field। why, तो आप जानते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज सिस्टम आता है तो उन पर फोर्स लगता है, और जब चार्ज पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जाएंगे, बाय द वे आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल में जरा सा दे देता हूं। तो मान लेते हैं कि आपने जो वहां पे देखा होगा क्या, तो वाटर ले लेते हैं। चलिए, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है। कहने का मतलब इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट लाइज एट द सेम पॉइंट। कहने का मतलब H2O का जब आप स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये एक होता है
क्या चीज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके, ये राउंड है, एटम है। चलिए, ये इनका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस रहा, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस रहा। ये रहा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये रहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये निगेटिव एरियाज हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन हैव नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज एटम है। तो जब इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए, इनके लाइन के थ्रू कुछ यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहा, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज रीजन और ये हो गया नेगेटिव चार्ज रीजन। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि डायपोल का मूवमेंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं, किधर से किधर लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ अभी आप देखिए, इनका बीच का सेपरेशन भी कुछ हो गया, इनके बीच का सेपरेशन भी कुछ हो गया। तो लेट दिस डिस्टेंस इज व्हाट एवर, तो ये कुछ डिस्टेंस हो गया। तो इनका डायरेक्शन, तो पहले डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, देन टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग देन। और इनका एंगल क्या होता है, तो इनका एंगल 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री होता है। तो इसीलिए अगर इसका फोटो आपको देखना है तो ये रहा फोटो। देख लिया, अपन लोग स्ट्रक्चर पर उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायपोल हो गया। डायपोल ध्यान से देखिए, ये रहा, ये रहा, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज है, बट अपोजिट इन नेचर है एंड सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज स्मॉल डिस्टेंस। लेट हमने 2L बताया था। तो डायपोल मूवमेंट इक्वल टू होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो इनटू 2L। दिस इज डायपोल मूवमेंट। ये क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट। तो ये सब अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में करा था। अभी चलते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा दूं पहले, हो गया, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को डालते हैं तो क्या होगा। तो चलिए पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग देखते हैं। ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे, तो हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल हो तब आप समझ जाना कि उन एरियाज में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हेयर स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, इक्वी डिस्टेंस, देन दिस एरिया इज अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हियर आई हैव प्लेस्ड अ व्हाट, तो आई हैव प्लेस्ड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बाबा, ध्यान से देखना। हमने मान लो कि ये डायपोल रहा, ये डायपोल है, हमने मान लो कि डायपोल को प्लेस्ड करा। ये डायपोल का क्या होता है बच्चों, ये डायपोल का सेंटर होता है, ये डायपोल का सेंटर होता है। और यहां से यहां लेंथ क्या हो गया, सेंटर से वन एंड का डिस्टेंस L और इस सेंटर से वन एंड का डिस्टेंस L। ओके, यानी डायपोल का जो लेंथ है वो 2L दिया गया है। ओके, नाउ हियर माइनस Q चार्जेस इज देयर एंड हियर प्लस Q चार्जेस इज देयर। Dipole is what? Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Then we can say that is system is called as electric dipole. Now अब ध्यान से देखना, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें एक बात बताओ, क्या इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या लगता है। तो आप जानते हो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो फोर्स किधर लगता है, तो फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बशर्ते चार्ज का नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Fe, और Fe इक्वल टू होता क्या है, तो Fe इक्वल टू Q इंटू E होता है। ओके, ना अब इधर ध्यान से देखना, चार्ज का नेचर क्या है, माइनस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगेगा, तो Fe लगेगा। ओके, और Fe इक्वल टू होता क्या है, तो Fe इक्वल टू Q इंटू E, माइनस Q इंटू E मत लेना। फोर्स
इक्वल टू होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डायरेक्शन तो दिखा दिया ना, जस्ट अपोजिट है, इसीलिए क्यू ई लेना, माइनस में मत लेना। अब देखो क्या, तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स किस पर, तो ऑन डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगा। तो अरे बाबा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को वेक्टरली अपन लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए एक फोर्स इधर है और एक फोर्स कुछ इधर है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, तो एफ नेट इक्वल टू, ध्यान से देखिए हम दोनों फोर्स को जोड़ देंगे। तो एक फोर्स इधर है, चलो क्यू ई हुआ, हाँ जोड़ देंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। बट इधर देखिए फोर्स एक इधर है और एक इधर है, तो अपन लोग प्लस नहीं लिखकर क्या लगेंगे, माइनस लिखेंगे, Q इंटू ई। तो जब हम देखते हैं इधर भी क्यू ई इधर भी क्यू ई, कहने का मतलब नेट फोर्स अपने को ऑन द डायपोल कितना मिला है, 0, यानी एफ नेट इक्वल टू कितना मिला अपने को, 0 मिला। यानी डायपोल पर नेट फोर्स अपने को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अपने को 0 मिला। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट फोर्स इज व्हाट व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। ओके चलिए अब जरा आप फिर से ध्यान देना, जब इस डायपोल पर नेट फोर्स अगर 0 हो तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि ये डायपोल जिस स्टेट में इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा गया था उसी स्टेट में रहेगा। कहने का मतलब अगर ये डायपोल स्टैटिक कंडीशन में रखा गया था तो स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा, अगर ये डायपोल मोशन में रखा गया था तो मोशन में ही रहेगा, बिकॉज एफ नेट इज 0। तो सो इसका ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन इक्वल टू 0 होगा, और जब लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन 0 हो तो हम उसे कह सकते हैं कि दिस डायपोल इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम। क्या हम कह सकते हैं, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसलेशनल क्या चीज, तो मोशन या लीनियर मोशन, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन। व्हाई, बिकॉज एफ नेट इज 0, बिकॉज एफ नेट इज 0, ठीक है, ये याद रखना। जब एफ नेट 0 हो तो ये डायपोल जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। चलिए अब एक बात बताओ क्या चीज, तो चलिए पहले इस डायपोल पर अटेंशन अपन लोग देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से जरा टिल्ट है, क्या टिल्ट है, तो ध्यान से देखिए डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल कितना एंगल बनाता है, तो अपन ने मान लिया कि थीटा एंगल बनाता है, और वैसे भी एंगल कहां से मेजर करा जाता है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करा जाता है। तो हमने थीटा एंगल मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल है। तो चलिए एक बात बताइए, ये डायपोल का सेंटर हो गया, इस पर एक फोर्स एफ ई लग रहा है यानी क्यू ई लग रहा है, और इधर फोर्स एफ ई यानी क्यू ई लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस पर लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है, बट इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं है। तो आप क्या जानते हो, जब इक्वल फोर्स लगता हो एक पार्टिकल पर और उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं हो, तो दैट बॉडी इज ट्राई टू रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ दैट सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम है, तो ये एक डायपोल है, तो इसका सेंटर क्या है, ये डायपोल का हमने सेंटर ये माना है, मान लो इसका नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो डायपोल क्या करेगा, इस सिस्टम के एलोंग रोटेट करना चाहेगा। आपने ऑलरेडी भी रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा, जब इक्वल फोर्स लगता हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी of have not same line of action of forces, then that body is try to rotate about the center of that system। तो ये रोटेट करना चाहेगा, यानी ये बॉडी कुछ रोटेट करना चाहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये बॉडी कुछ रोटेट करना चाहेगा।
तो मान लेते हैं कि रोटेट करा और ये क्या करना चाहेगा, तो ये भी कुछ रोटेट करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, हमने रोटेट करा। तो एक बात बताओ, क्या तो ये जो रोटेट कर रहा है दैट प्रोड्यूस व्हाट, तो दैट प्रोड्यूस टॉर्क, दैट प्रोड्यूस टॉर्क एंड टॉर्क इज डिनोटेड एज व्हाट, तो टॉर्क इज डिनोटेड एज टॉर्क। तो इसका टॉर्क क्या लगेगा, तो इस पर हमने मान लिया है कि टॉर्क टाउ 1 लिया, मान लेते हैं कि टाउ 1 लगा, इस पर क्या टॉर्क लगा, तो इस पर मान लेते हैं टॉर्क टाउ 2 लगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे नेट टॉर्क पूछना चाहूंगा तो क्या होगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा। एज दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टरली अपन लोग ऐड करेंगे, वेक्टरली अपन लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन को देखते हुए अपन लोग चलेंगे। तो अब मैं पूछना चाहूंगा टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, तो टॉर्क इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फोर्स, यानी टॉर्क, टॉर्क यानी टॉ इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, टाउ 1 और टाउ 2 का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स चलिए फोर्स पहले लिख लेते हैं। फोर्स को अगर मैं F से डिनोट करता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, टाउ 2 इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखना क्या, तो फोर्स इक्वल टू क्या है, फोर्स इक्वल टू QE है। ओके, फोर्स इक्वल टू QE दिया गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन लोग हाइट बोलते हैं। कहाँ से मेजर करेंगे, तो जिससे पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट से ये सिस्टम रोटेट कर रहा है वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ध्यान से देखो, ये इसका सेंटर है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, तो ये दोनों का बीच का लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ यही हुआ क्या, जिसे आप हाइट बोलते हो। तो ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो चलिए यहां से अपन लोग एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है, ये L है, तो ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ इक्वल टू, पहले तो देखो इस लाइन को थीटा के एलोंग हमने रिजोल्व करा, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और ये लाइन क्या हो जाएगा, L sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये लेंथ क्या है, L है। अब ध्यान से देखो क्या, तो ये जो रोटेट कर रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, तो बाय क्रॉस एंगल से। ये थीटा है तो ये थीटा। अब ये थीटा है तो L को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, एक्चुअली में देखो ये ऐसे है, तो ये L cos थीटा और ये L sin थीटा, तो इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, L sin थीटा मिला। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स यानी Fe फोर्स यानी QE फोर्स इस सिस्टम को रोटेट कर रहा किधर डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फोर्स इस सिस्टम को रोटेट कर रहा किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा। तो अब ध्यान से देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो L sin थीटा, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो L sin थीटा है। तो चलिए L sin थीटा हमने दे दिया। अब देखो प्लस ही हम क्यों लिखेंगे, तो दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज एंड दिस इज रोटेटिंग इन ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो एज दिस इज अ क्लॉकवाइज, तो QEL sin थीटा क्यों लिया हमने, तो ये भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए प्लस 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 ही रहा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता तो यहाँ पे निगेटिव आ जाता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो क्या हो गया, यानी टाउ नेट इक्वल टू क्या मिला हमें, QEL sin थीटा और QEL sin थीटा, यानी 2QEL sin थीटा, यानी 2QEL
L sin थीटा, ठीक है। हाँ, ये टॉर्क हमें मिला। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चलूँ क्या? चलिए इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। चलिए हम कर लेते हैं। टाउ नेट इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए। Q को हमने पहले लिख दिया, चलिए पहले लिख देते हैं। इस 2 को L के सामने लिख देते हैं, तो 2L लिख दिया, ठीक है। फिर E sin थीटा एक साइड लिख देते हैं, तो E sin थीटा हमने लिख दिया। यही है क्या? देखो Q है, 2 है, 2 है, L है, L है, E है, E है, sin थीटा है, sin थीटा है। अब एक बात बताओ क्या, तो Q इंटू 2L को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो Q इंटू 2L को अपन लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट, जिसे अपन लोग P से डिनोट करते हैं। तो टाउ नेट इक्वल टू क्या होगा? तो टाउ नेट इक्वल टू, ये तो हो गया P और E, ये और साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो टाउ नेट का फॉर्मूला क्या आ गया? टाउ नेट का फॉर्मूला अपने के पास P साइन थीटा हुआ। अब मैं फिर से आपसे 1 मिनट अटेंशन जरा लाना चाहूँगा। तो टाउ नेट एक्चुअली में P साइन थीटा हुआ, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ या स्केलर फॉर्म में इनका फॉर्मूला हुआ। बट टॉर्क है क्या? तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हमें वेक्टरली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे वेक्टरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, क्या ध्यान से देखना, इधर मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए z इक्वल टू, z एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो z इक्वल टू अगर a b साइन थीटा हो, तो z इक्वल टू क्या हो सकता है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज? तो एक डाइपोल मोमेंट का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये किसका प्रोडक्ट है? तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को आप लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते होंगे और वेक्टर प्रोडक्ट को आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जानते होंगे। तो और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होता क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है? तो ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या है? ए बी साइन थीटा। तो ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ए बी साइन थीटा है तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, क्या चीज? तो बी क्रॉस ए बी तो लिख सकता हूं, ये वेक्टरली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, वेक्टर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बी क्रॉस ए का वैल्यू भी ए बी साइन थीटा होता है और ए क्रॉस बी का भी वैल्यू ए बी साइन थीटा होता है। तो एक्चुअली में ये सही होगा या ये सही होगा? कहने का मतलब यहां पे इसे मैं क्या लिख सकता हूं? पहले तो टाउ नेट का फॉर्मूला अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E या E क्रॉस P। क्या लिखेंगे? इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। अब रहा बात, ये तो एकदम 100% करेक्ट है। स्केलर फॉर्म का ये फॉर्मूला हो गया टाउ नेट का। वेक्टर फॉर्मेट में अपने को चाहिए टाउ नेट का फॉर्मूला क्या होगा? P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा, ये अपने को जानना है। अब एक बात बताओ, जब वेक्टर प्रोडक्ट हो तो अपने लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो अपने लोग डायरेक्शन निकालते हैं स्क्रू रूल से निकालते हैं, या स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी रोटेट कर रहा है, किधर रोटेट कर रहा है? तो बॉडी आपका रोटेट कर रहा है कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो बॉडी कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यानी टाउ नेट का जो फाइनल डायरेक्शन है किधर है? कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? अगर वेक्टरली लिखना है तो क्लॉकवाइज पहले लिखेंगे। अब एक बात बताओ, E कुछ इधर है, P कुछ इधर है, तो अगर मैं E क्रॉस P लूं तो कैसे होगा? E से P की तरफ चलेंगे, स्क्रू रूल है ना। अरे बाबा ऐसे करो ना, E से P की तरफ आप रोटेट करो। तो E से आप P की तरफ रोटेट करोगे तो अपना जो फाइनल डायरेक्शन जो मिला था टाउ नेट का वो क्या है? क्लॉकवाइज है। और जब E से P की तरफ रोटेट करते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो E क्रॉस P नहीं होगा, E क्रॉस P नहीं हुआ।
क्योंकि E क्रॉस P के तरफ से हम चलते हैं, देखो E से P के तरफ चलते हैं तो फाइनल डायरेक्शन जो अपने टॉर्क मिला है वो जो कि है क्या चीज, क्लॉकवाइज है। और E क्रॉस P जो चलते हैं अपन लोग, वो डायरेक्शन किधर मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है। अब देखो P क्रॉस E करेंगे, अगर ये P है, ध्यान से देखो, और ये E है, तो P से E के तरफ रोटेट करते हैं तो देखो ये इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है, जो कि अपने को फाइनल मैच कर रहा है। तो क्या होगा, P क्रॉस E इज द राइट आंसर। ये आंसर नहीं होगा, यानी टॉर्नेट का फॉर्मूला क्या हो गया, P क्रॉस E हुआ। और स्केलर फॉर्मेट में टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, तो PE sin थीटा हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे छाप सकते हैं। हमने लैंग्वेज में नहीं दिया है, लैंग्वेज में आपको नोट में मैं लिख के आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या, जो ले लीजिए जल्दी, हो गया, मिटा दूं। चलिए अब ध्यान से सुनना, क्या, तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स तो अपना 0 मिला, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, चलिए अब टॉर्क के बारे में अपन लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। तो टॉर्क का नेट टॉर्क अपने को मिला क्या, तो नेट टॉर्क अपने को PE sin थीटा मिला। क्या मिला, PE sin थीटा मिला। चलिए इसके बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। तो एक बात बताओ, जब डाइपोल मोमेंट है तो P का वैल्यू तो कुछ होगा, यानी इसका वैल्यू, P का वैल्यू तो कुछ होगा, और किसी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा है तो E का तो वैल्यू कुछ डेफिनेटली ही होगा। तो यानी कहने का मतलब टॉर्क एक्चुअली में डिपेंड किस पर करेगा, तो टॉर्क एक्चुअली में sin थीटा पर डिपेंड करेगा। अरे बाबा ऐसे समझना, ये डाइपोल है, डाइपोल जब है तो उसका कुछ डाइपोल मोमेंट तो परमानेंटली कुछ होगा ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने प्लेस करा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, तो टॉर्क एक्चुअली में डिपेंड किस पे करेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ, क्या हेयर P एंड E ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, आर नॉट जीरो, ये तो कंफर्म बात है, P और E जीरो नहीं है। तो टॉर्क एक्चुअली में डिपेंड करेगा sin थीटा पे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू जब sin थीटा पर ही डिपेंड करता है, तो जो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी पर टॉर्क डिपेंड करेगा। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क sin थीटा शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ±1 होता है। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +-1 होता है। अरे बाबा ऐसे समझो, -1 हमने क्यों दिया, +1 तो अपने को मालूम है कि मैक्सिमम sin थीटा का +1 होता है, -1 कैसे होगा, तो ये ध्यान से सुनना, sin थीटा का वैल्यू -1 से और नीचे नहीं जा सकता है, और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जा सकता है। यानी sin थीटा का वैल्यू, अगर जो sin थीटा है, ध्यान से देखना, ये इसका वैल्यू लाइज करेगा -1 से लेकर +1 के बीच में ही sin थीटा का वैल्यू लाइज करेगा, तो इसका यही मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो मैक्सिमम वैल्यू यानी +1 लेते हैं, तो sin थीटा का +1 वैल्यू कितना होता है, तो अगर sin 90 डिग्री हो, यानी sin 90 डिग्री हो तो +1 होता है, और -1 कितने पर होता है, तो sin 270 का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा होगा, sin 90 = +1 एंड sin 270 = -1 होता है। तो ठीक है, चलिए तब tau नेट एक्चुअली में होगा कितना, तो tau नेट, चलिए sin थीटा = 1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। tau नेट = क्या होगा, PE होगा, कब, जब थीटा का वैल्यू 90 हो, जब थीटा = 90 हो। ठीक है, और tau नेट इक्वल कितना होगा, तो tau नेट = -PE होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, तो थीटा का वैल्यू 270 हो। कितना होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 270 हो, तब अपने को tau
नेट का मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगा। तो ये क्या है अपना मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है ये अपना मैक्सिमम टॉर्क के लिए है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए। इसे आप बोल्ड करके लिख लीजिए, फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा डाइपोल का, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क आइदर पीई होगा या माइनस ऑफ पीई होगा। तो इसे चलिए ग्राफिकली अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मिटा दूं, चलिए ये अपन लोग मिटा देते हैं। तो पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, और थीटा एक्चुअली है क्या, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड पी, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। तो जब थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 हो, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है। तो चलिए 90 करके देखते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल का डायरेक्शन देखिए जाएगा किधर, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो डाइपोल अपने को किधर रखना है, डाइपोल अपने को किसी भी हालत में इधर रखना है। क्यों, क्योंकि देखो यहां से एंगल क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल लेते हैं। एंगल कैसे मेजर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो ये तभी होगा जब इस डाइपोल को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह प्लेस करेंगे। ध्यान से देखना, ये मान लो अपना डाइपोल है, ठीक है, ये अपना मान लो डाइपोल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर क्या है, माइनस क्यू चार्जेस है, और इस पॉइंट पर क्या चार्जेस है, प्लस क्यू चार्जेस है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं। तो ये लेंथ क्या हो गया, एल हो गया। ये लेंथ क्या हो गया, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस एल और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस एल हो गया। तो अभी देखो कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ लेते हैं। ये अपना डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो एंगल देखिए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम, इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम, एंड टॉर्क इक्वल टू होगा क्या, तो टॉर्क इक्वल टू आपका P इंटू ई होगा, P इंटू ई होगा, क्या होगा, P इंटू ई होगा। ओके, चलिए ये तो रहा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अब जब थीटा का वैल्यू 270 हो तब क्या होगा, तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन थीटा इक्वल टू 270 हो। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मूवमेंट का एंगल कितना होना चाहिए, तो 270 होना चाहिए। तो पहले चलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग बना लेते हैं। चलिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया कुछ, ठीक है। ये तो रहा ई रहा, ठीक है, ई रहा। अब हमें एक बात बताओ, क्या तो 270 कैसे होगा, मान लीजिए ये एक 270 कैसे होता है, तो ये क्या हो गया, 90 हो गया, ये क्या हो गया, फिर 90 हो गया, ये क्या हो गया, फिर 90 हो गया, यानी 90 90 और 90 यानी 270 हो गया। अगर डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर हो, डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर हो, तो ध्यान से देखिए 90 90 और 90 हुआ क्या, 90 90 और 90, ये 90 ये 90 और ये 90, तो 90 90 180 और 90 270। अब ये कैसे होगा, तो जब हम डाइपोल को इस बार रोटेट कर देंगे, कहने का मतलब डाइपोल अपने लोग बना लेंगे। चलिए बना दिया। डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर जाता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। और टॉर्क इक्वल टू होगा क्या, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई होगा। टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम।
समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि कब टॉर्क मिनिमम होगा। ये तो रहा मैक्सिमम कंडीशन का। उसके बाद अपन लोग देखते हैं टॉर्क कब मिनिमम होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए, अब चलिए अपन लोग देखते हैं कि टॉर्क कब मिनिमम होगा, और मिनिमम जो होगा वो कितना एक्चुअली में होगा। तो चलिए, फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, तो हम लोग तो जानते हैं एफ नेट तो हमेशा जीरो होगा ही। जब किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एफ नेट यानी ट्रांसलेशनल मोशन तो जीरो होगा ही। कब? जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो सिचुएशन कुछ दूसरा होगा, वो अपन लोग देखेंगे। अब देखो, फोर्स तो जीरो हो गया, यानी ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन जीरो हो गया। टॉ नेट एक्चुअली में होता क्या है? तो टॉ नेट इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा होता है। हमने क्या बताया? एक परमानेंट डाइपोल लेंगे और उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइपोल यानी P इक्वल टू जीरो नहीं होगा और E भी इक्वल जीरो नहीं होगा। तो यहां से क्या हमें पता चलेगा? हेयर P एंड E जीरो नहीं हो तो टॉ नेट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देन टॉ नेट डिपेंड किस पर करेगा? साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। तो टॉ नेट डिपेंड किस पर करेगा? साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो मुझे लगता है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। हमें भी मालूम है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है। तो हमने जीरो लिखा। साइन थीटा का वैल्यू जो जीरो एक्चुअली में होता है वो कितना एंगल पर होता है? तो साइन 0 डिग्री भी, या ऐसे समझिए, तो साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। जब साइन का जीरो वैल्यू हो तब पर भी उसका वैल्यू जीरो होता है और साइन 180 हो तब भी उसका वैल्यू जीरो ही होता है। तो चलिए इन दोनों केस को भी अपन लोग बारीकी से करके देखते हैं। तो टॉ नेट एक्चुअली में होगा कितना? तो टॉ नेट एक्चुअली में P साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या वैल्यू हो गया? तो जीरो हो गया। ये टॉ नेट जीरो हमें मिला कब? जब P और E का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं कब? जब थीटा का ये वैल्यू हो और ये वैल्यू। तो चलिए ये दोनों केस को अपन लोग उठा के देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। कौन सा केस ले लूं? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या चीज? तो P वेक्टर एंड E वेक्टर का एंगल है, ठीक है। तो पहले चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब हमें बताओ डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है? तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, और थीटा क्या है? तो 0 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब डाइपोल अगर ऐसे हो, डाइपोल अगर, कहने का मतलब ऐसे हो, ये रहा ना डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन अगर E के डायरेक्शन में हुआ तब तो एंगल 0 डिग्री हुआ ना। और ये कब पॉसिबल होगा? तभी पॉसिबल होगा, मान लो कि ये डाइपोल है जिसका ये सेंटर है, और डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की तरफ जाता है। तो ये एंड पर माइनस चार्ज है, ये एंड पर पॉजिटिव चार्ज है। तभी इस डाइपोल पर नेट टॉर्क 0 होगा। जब इस सिचुएशन में हो, ये लेंथ आपका L हो गया, ये लेंथ आपका L हो गया, ठीक है, ये लेंथ आपका L हो गया। तो इसी सिचुएशन में टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। तो इन दिस केस टॉ नेट इक्वल टू क्या होगा? नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हमने टॉर्क नेट का वैल्यू हमें 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? तो एफ नेट तो 0 है, मतलब क्या? लीनियर इक्विलिब्रियम है।
टॉ नेट 0 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये बॉडी जो रोटेट कर रहा था वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो कहने का मतलब दिस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, दिस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। ये डाइपोल क्या है, इक्विलिब्रियम है। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, बोथ इक्विलिब्रियम। चलिए क्या बना दूं, बोथ इक्विलिब्रियम, बोथ इक्विलिब्रियम, यानी लीनियर इक्विलिब्रियम भी है, लीनियर इक्विलिब्रियम भी है और एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हमने मान लिया। अब ध्यान से देखना, हमने तो साइन 0 डिग्री वाला यानी थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री हो तो वो कर लिया। चलिए अब ये कंडीशन उठा के देखते हैं। तो पहले तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू यानी दूसरा व्हेन थीटा इक्वल टू क्या चीज, तो 0 डिग्री तो हो गया यानी 180 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले तो अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। चलिए ई हो गया। अब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो थीटा 180 डिग्री कब हुआ, कहने का मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो कहने का मतलब E अगर इस डायरेक्शन में है तो P का डायरेक्शन कुछ जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो अगर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन है, तभी तो थीटा 180 डिग्री हुआ, बिल्कुल हो गया। तो ये डाइपोल हमें किस तरह रखना है, तो डाइपोल हमें इस तरह रखना पड़ेगा। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो ये रहा माइनस चार्ज और ये क्या रहा, प्लस चार्ज रहा। ठीक है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। ये इनका सेंटर हो गया, जहां से इसका डिस्टेंस L हो गया, यहां से यहां डिस्टेंस L हो गया। ठीक है, हाँ हमने दे दिया। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, हाँ हमने कर दिया। अब एक बात बताओ क्या, तो इस कंडीशन में भी टॉ नेट का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो इस कंडीशन में भी टॉ नेट का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब एफ नेट तो 0 है ही और टॉ नेट भी 0 हो गया। एफ नेट तो 0 ऑलवेज है, टॉ नेट भी 0 हो गया। तो कहने का मतलब दिस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, दिस डाइपोल इज इन, दिस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डाइपोल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब एक बात बताओ, तो हमने आपको शायद लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक का 6 में शायद आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम भी वेरियस टाइप के होते हैं। क्या क्या, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम एक बात बताओ, ये सिस्टम आपका होगा कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं आपको लिख देता हूं, ये सिस्टम होगा आपका इस कंडीशन या इस सिचुएशन में, ये आपका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में जो डाइपोल हमने प्लेस करा है, ये होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फिर रहा क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। तो आप जानते हो, जब कभी भी किसी पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम जरा सा उसे डिस्प्लेस या डिस्टर्ब करते हैं, तो अगर वो पार्टिकल फिर से उसी पोजीशन में अगर पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं कि दैट पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से सुनना, when we are disturb a particle slightly with its equilibrium, if the particle comes in its original position, then we can say that that particle is in stable equilibrium. एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, कहाँ से समझाऊँ, चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, तो when particle is slightly disturb its equilibrium position, then it's never come back its original position, then that types of equilibrium is called as unstable equilibrium. समझने की कोशिश करना। एक ये बॉल है, मान लो बॉल है, ठीक है, इस पर हमने एक बॉल को अभी रखा हुआ है, ठीक है, बॉल को रखा हुआ।
अब देखो इसको जरा सा आप टिल्ट कर दोगे या धक्का दोगे तो ये गिर जाएगा, या इधर धक्का दोगे तो ये गिर जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लेक्चर नंबर शायद 6 में करा है, तो आप जाके देख लेना, सर्च कर लेना, लेक्चर नंबर 6 है शायद, देख लेना वहाँ पे। चलिए फिर क्या है, ये तो रहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो मान लीजिए ये कटोरा है, यहाँ से ये जो बॉल है, इस बॉल को हम चाहे यहाँ पे ले आते हैं या यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाओ फिर भी आप छोड़ दो तो यहाँ पे ये आ जाता है, अगर यहाँ पे आप लाते हो तो फिर भी ये करोगे तो यहाँ पे इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस चले आता है। तो इस टाइप्स के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप्स के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं अपन लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब ध्यान से देखना, हमने जो स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे भी तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है, ठीक है। तो इसे आप पहले कॉपी कर लो, मैं जरा सा मिटाना चाहूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटा दूं क्या, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए। तो चलिए अब देखते हैं कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। क्या चीज, तो डाइपोल कब, तो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए पहले यूनिफॉर्म फील्ड अपने लोग बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया, ठीक है। तो डाइपोल अभी किस कंडीशन में है, तो मान लेते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो बिटवीन P एंड E, बिटवीन P एंड E, P इज डाइपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए 0 डिग्री करना है, तो डाइपोल का हमें जो बनाना है कुछ, हाँ कुछ इधर होना चाहिए, यानी डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए ना, P। तो चलिए यहाँ रहा माइनस Q चार्जेस और यहाँ पे रहा प्लस Q चार्जेस, तभी तो माइनस Q से प्लस Q की तरफ जाता है। ये रहा इसका सेंटर, ओके। नाउ अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा है, इसको हमें डिस्प्लेस करना है स्लाइटली, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो अभी डाइपोल को हमने जरा सा डिस्प्लेस करा है, ठीक है, जरा सा हमने इसको डिस्प्लेस करा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्जेस है और यहाँ पे क्या है, माइनस Q चार्जेस है। माइनस Q चार्जेस, यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्जेस, ओके। अब एक बात बताओ, क्या, तो यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो जब चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो फोर्स लगेगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Fa इक्वल टू QE, ठीक है। और इस पर किधर लगेगा, फोर्स जस्ट अपोजिट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स तो 0 है, ये अपने को पता है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, दैट इज व्हाई नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब देखो ये बॉडी, ये जो डाइपोल है, ये क्या करना चाहेगा, ये डाइपोल कुछ रोटेट करके, अभी जो ऐसे था हमने जरा सा थीटा एंगल पर इसे टिल्ट कर दिया, थीटा एंगल पर टिल्ट कर दिया। तो ये डाइपोल क्या करना चाहेगा, अभी ऐसे है, ये फिर से ऐसे आना चाहेगा, देखो ये क्या करना चाहेगा, रोटेट कर देगा। यानी कहने का मतलब ये डाइपोल जिस सिचुएशन में था, इस सिचुएशन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये डाइपोल जो पहले सिचुएशन में था, हमने इसे जो रोटेट करा है थीटा एंगल पर, वो फिर से इस ओरिजिनल पोजीशन पे ऐसे करके आ जाएगा। कहने का मतलब ये डाइपोल को हमने थीटा एंगल पर रोटेट करा, जब रोटेट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज एप्लीकेबल किस पर, तो ऑन द डाइपोल, दैट इज व्हाई दिस डाइपोल इज ट्राई टू रोटेट, ऐसे कर देगा और वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो वो कौन सा स्टेट में होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ओके। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कहानी है। चलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी देख लेते हैं, चलिए अपन लोग देख लेते हैं। चलिए हमने बना दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बना दिया, यानी ये रीजन आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है।
चलिए ई करा। अभी थीटा का वैल्यू कितने डालना है, अभी थीटा का वैल्यू अपने को 180 डालना है, यानी पी एंड ई का वैल्यू, सॉरी पी एंड ई का एंगल कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए बिटवीन पी एंड ई, बिटवीन पी एंड ई, बिटवीन पी एंड ई। तो ई तो कुछ इधर हमने पहले ही डिफाइन करा है, तो पी का डायरेक्शन कुछ इधर होना चाहिए। तो इधर कैसे होगा, तो जब डाइपोल को हम कुछ इधर प्लेस्ड ऐसे कर देंगे, ये रहा एक चार्ज, ये रहा एक चार्ज, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, यहाँ पे रहेगा प्लस चार्ज। ठीक है, हमने कर दिया, ठीक है हमने कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, डाइपोल को जरा स्लाइटली फिर से टिल्ट करके देखते हैं कि क्या ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, जब ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका फिर से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कैसे, तो चलिए इसे हम टिल्ट करके देखते हैं। ये रहा इसका सेंटर, जरा सा हमने इसे टिल्ट करा, ध्यान से देखना, ये रहा इसका, ये जो डाइपोल है इसको हमने जरा सा टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया, जरा सा टिल्ट कर दिया। कितने एंगल पे, तो मान लो थीटा एंगल पे हमने टिल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू। ओके, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू, प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू। अरे बाबा ऐसे था, हमने ऐसे टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पर, तो हम देखना चाहेंगे कि ये इस पोजीशन में आ जाएगा। अगर प्रीवियस जो पोजीशन था तभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया। अगर ये इस पोजीशन में नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन था ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। चलिए करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने करा, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो चलिए फोर्स लगेगा, ये माइनस क्यू चार्जेज है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा, एफ ई, और एफ इक्वल टू होता क्या है, तो क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, तो ये साइड को ये रोटेट कुछ इधर करना चाहेगा, सॉरी ये साइड को कुछ ऐसे रोटेट करना चाहिए, और यहाँ पे क्यू है, तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एफ ई इधर लगा, और एफ इक्वल टू होता क्या है, तो क्यू इंटू ई होता है। तो कहने का मतलब देखो, ये ऐसे डाइपोल है, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है और इसको इधर कर रहा है, और ये इसका सेंटर है, इनका ये सेंटर है। तो ध्यान से देखो, ये सेंटर है, एक आदमी मान लो इसको ऐसे खींच रहा है और एक आदमी इसको ऐसे खींच रहा है, तो ये रोटेट करके कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमने रोटेट करा थीटा एंगल पर, तो वो फिर से प्रीवियस पोजीशन पे नहीं पहुंच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, तो दिस सिचुएशन इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया। क्यों, क्योंकि ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया। अब ध्यान से देखना, ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो था, जरा सा इसको ट्रीट करा, वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाके वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, तो और वो आ भी जाता है। चलिए ये तो रहा। अब मैं जरा सा फिर आपको अटेंशन लाना चाहूँगा, क्या, तो जरा गौर करके देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, ठीक है, तो इस पे चार्ज लग रहा है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है। तो फोर्स किधर लगता है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज पार्टिकल नेचर इज पॉजिटिव। तो फोर्स किधर लगा, कुछ इधर लगा, इस पर फोर्स किधर लगा, इधर लगा। तो ये डाइपोल पर देखो, ये डाइपोल है, एक फोर्स कुछ इधर लगा, एक फोर्स कुछ इधर लगा। तो कहने का मतलब देखो, ये डाइपोल पर क्या लग रहा है, देखो डाइपोल पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये डाइपोल क्या करना चाहेगा, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी एफ ई और एफ ई। ठीक है, जब किसी बॉडी पर, मान लो ये एक बॉडी है, एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या करना चाहेगा, ये बॉडी ट्राई टू एक्सटेंड करना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा, ये एक्सटेंड करना चाहेगा या इलोंगेट होना चाहेगा। तो दिस डाइपोल ट्राई टू एक्सटेंड या इलोंगेट होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, इस पर फोर्स क्या लग रहेगा, देखो फोर्स किधर लगता है, तो जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले सिचुएशन ऐसे था, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जस्ट चार्ज पार्टिकल के अपोजिट नेचर है, तो इसीलिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, एफ ही लगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर लगा। ठीक है, एफ ही। तो ये डाइपोल को यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से आप समझने की कोशिश करोगे, तो देखो एक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, एफ ई, ध्यान से देखो एफ ई लग रहा है, और इधर फोर्स क्या लग रहा है, एफ ई लग रहा है। तो जब पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर फोर्स कुछ
इस तरह का लग रहा हो, कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे ये डाइपोल क्या होना चाहेगा, तो यहाँ पे ये डाइपोल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। हेयर डाइपोल ट्राई टू क्या चीज, तो कंप्रेस होना चाहेगा। अब ध्यान से सुना, दोनों कंडीशन में इस डाइपोल पर क्या होगा, तो टेंशन डेवलप होगा। बोथ कंडीशन में देखो, यहाँ पे इलोंगेट होना चाहेगा तो टेंशन कुछ किधर लगेगा, जब फोर्स इधर लग रहा है तो टेंशन कुछ इधर लगा, टेंशन कुछ इधर लगा, ओके। अब जब इस पे फोर्स कुछ इधर लग रहा है तो टेंशन कुछ किधर लगेगा, टेंशन कुछ इधर लगेगा, टेंशन कुछ इधर लगेगा। तो इन बोथ कंडीशन टेंशन विल डेवलप ऑन द डाइपोल, इन बोथ कंडीशन टेंशन विल डेवलप ऑन द डाइपोल। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग जिस तरह प्रीवियसली लेक्चर में भी हमने एसएचएम टाइप का प्रॉब्लम करा था, यहाँ पे भी एसएचएम टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। एक्चुअली बोर्ड के लिए ये सब नहीं आता है, एसएचएम टाइप का प्रॉब्लम जेई वगैरह में आता है। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं, चलिए। अब चलिए अपन लोग एक ऑसिलेशन टाइप का प्रॉब्लम या एसएचएम टाइप का प्रॉब्लम अपन लोग देखते हैं। तो क्या, तो चलिए पहले अपन लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन लोग बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया, ठीक है, हमने बना लिया। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है। इसमें हमने क्या करा, एक डाइपोल को प्लेस्ड करा। कैसे है, मान लीजिए डाइपोल अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कोई भी इक्विलिब्रियम हो कोई बात नहीं, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने मान लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्जेस, एंड यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्जेस, ओके। ये इनका सेंटर हो गया डाइपोल का, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि इस डाइपोल को हमने जरा सा रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पर हमने जरा इसे रोटेट करा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ कंडीशन ऐसे होगा क्या, बिल्कुल होगा। हमने थीटा एंगल पर इस डाइपोल को विथ इलेक्ट्रिक फील्ड से रोटेट करा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्जेस है, तो माइनस चार्जेस, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, ओके। अब ध्यान से देखिए, जब इसे हमने रोटेट करा है तो इन पर क्या लगा, एक टॉर्क लगा, क्या लगा, टॉर्क लगा, किधर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा। अब ये डाइपोल ड्यू टू टॉर्क, ये डाइपोल क्या करना चाहेगा, तो ये डाइपोल अलाइन होना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो here when we slightly displace या disturb dipole with theta angle from कहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डाइपोल ट्राई टू अलाइन, दिस डाइपोल tries to align in the direction of electric field, in the direction of electric field। ये डाइपोल क्या होना चाहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होना चाहेगा, मतलब इधर जो पहले सिचुएशन था उसी सिचुएशन में आना चाहेगा। तब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डाइपोल है ये एसएचएम में है या नहीं है। अगर है एसएचएम में तो ये भी प्रूव करो और इनका टाइम पीरियड भी निकालो। तो चलिए देख लेते हैं। हमने इस डाइपोल को वर्क करके या जो भी है फोर्स लगा के अपन ने थीटा एंगल पर इसे रोटेट करा, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा। बट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल क्या हुआ, तो ये अलाइन होके कुछ फिर से क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे आना चाहेगा। तो इट्स प्रूव दैट, तो इट proves that जब हमने इसे फोर्स से थीटा एंगल पर इसे रोटेट करा है, इट प्रूव्स दैट डाइपोल इज इन
एस एच एम। कैसे एस एच एम में कैसे होगा? तो एस एच एम का कंडीशन क्या है? एस एच एम का कंडीशन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर मैं लीनियर फोर्स की बात करता हूं, अगर मैं टॉर्क वगैरह की बात करता हूं, यहां पे हमने रोटेट करा है इस बॉडी को, जस्ट विद द सेंटर ऑफ डाइपोल हमने इसे रोटेट करा है, तो एफ इज जस्ट रिटन एज व्हाट? तो टॉर्क, या एफ इज रिलेटेड विथ टॉर्क। तो इज दिस टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो ये ठीक एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनका? तो डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसका? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा का होना चाहिए। यानी ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। या दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन ये भी है एसएचएम शो करने के लिए, अगर एक्सेलरेशन या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स आप प्रूफ कर देते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एसएचएम में है। या ऐसे भी करना पड़ेगा, ये तो हम अभी रोटेट कर रहे हैं, तो ये तो एक्सेलरेशन हुआ, तो रोटेशन कर रहे हैं, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। अगर हम प्रूफ ये दोनों कर देते हैं, अगर हम प्रूफ कर देते हैं किसी तरह कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देन इट इज इन एसएचएम। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे हमने थीटा से रोटेट करा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? देखो हमने इसे रोटेट करा किधर? क्लॉकवाइज। और रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? तो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी ये तो प्रूफ हो रहा है कि ये एसएचएम है, ये तो प्रूफ हो रहा है ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। चलिए इसका टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं। जब एसएचएम में तो उनका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो क्या मैं करूंगा? चलिए तो आपने जब एंगुलर एसएचएम पढ़ा होगा, तो एंगुलर एसएचएम में क्या आपने पढ़ा होगा? तो टॉ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। टॉ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा इन एसएचएम, इन एंगुलर एसएचएम में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार एनसीईआरटी या एससी वर्मा का बुक फॉलो कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि टॉ इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब पूछोगे कि ये आई क्या है? तो आई इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा क्या है? तो अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, करके देखते हैं अपन लोग। तो टॉर्क इक्वल टू होता क्या है? तो टॉर्क इक्वल टू, चलिए कहां से समझाएं? चलिए यहीं पे पहले समझेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा होता है। यही होता है ना, आपने पढ़ा था ना, पिछले ही में हमने पढ़ा था। टॉर्क इक्वल टू टॉ नेट इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है ना, हमने पहले ही आपको समझाया ना। नेट टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो टॉ का वैल्यू क्या हुआ? पी साइन थीटा हुआ। अब एक बात बताओ, हमने जब स्लाइटली डिस्प्लेस करा है, यानी थीटा इज वेरी स्मॉल, और आप मैथमेटिक्स में जानते हो जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? तो थीटा। तो यानी टॉ इक्वल टू व्हाट? फोर स्लाइटली डिस्प्लेस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तब यहां पे देखना, यहां से मैं कर रहा हूं, यहां से, तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो टॉ इक्वल टू आप एंगुलर एक्सेलरेशन से जानते हो आई अल्फा होता है, तो आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉ इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा, तो पी ई थीटा होगा। ठीक है, या ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्सेस आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी थीटा। बिल्कुल होगा, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्सेस। चलिए, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्सेस यही होता है ना, अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट अपोजिट में होता है, इसीलिए पी थीटा। अरे बाबा, हमने आपको समझाया था ना कि फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो ये ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, टॉर्क इधर लगा इन दिस डायरेक्शन, तो इसीलिए पी थीटा होगा ना। बिल्कुल होगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा इक्वल टू देखो,
माइनस पी ई थीटा अपॉन आई होगा, बिल्कुल होगा। और बच्चों इस पी ई अपॉन आई को अपन लोग एक न्यू पैरामीटर बोलते हैं, क्या चीज? तो ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई अपॉन आई, पीई अपॉन तो आई। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई होगा। ओके, ये तो पीई अपॉन आई हुआ किसका? ओमेगा का वैल्यू। तो यानी कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये तो प्रूफ हो गया ना कि एसएचएम है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया। चलिए अब रहा, जब प्रूफ हमने कर दिया कि ये एसएचएम में है तो हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम पीरियड अगर, चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। टाइम पीरियड को अगर मैं टी से डिनोट करता हूं, तो टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है। क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो t इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई तो है ही, 2 पाई तो है। ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिए, तो ओमेगा का वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? i अपॉन पी, यानी ऐसे होगा क्या? अंडर रूट ऑफ पी ई अपॉन आई। या ऐसे हो सकता है क्या? अगर क्लियरली मैं लिखना चाहूंगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी ई। तो ये टाइम पीरियड हुआ किसका? ये टाइम पीरियड हुआ इस डायपोल का, ये जो ऑसिलेट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जो ऑसिलेट कर रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया। देखो ये डायपोल को तो ये टॉर्क रोटेट करना चाहेगा, तो ये यहां तक आ गया ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया, फिर फोर्स लगेगा कुछ इधर, फिर फोर्स लगेगा कुछ इधर। कहने का मतलब ये ऐसे 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 करना स्टार्ट करेगा, यानी ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, जिसका टाइम पीरियड अपने को ये निकला। ठीक है, अब जब यहां तक निकल चुका है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर में भी बड़ा हो जाता है, तो चलिए आपके लिए कुछ मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में नहीं, एचसी वर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको सोल्व करना है कहां पे? चलिए सोल्व एचसीवी का चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 74। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया? चलिए देख लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।